Good morning, everyone. This is Dr. Jyoti Acharya, MLV Government College, Bhilwara. Today, we are going to start a new topic. The topic is Sale of Goods Act. आज हम वस्तु विक्रय अधिनियम, जो कि नया टॉपिक है, उसे शुरू करने जा रहे हैं और यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य परिचय सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। व्यापारिक अनुबंधों के अंतर्गत वस्तु विक्रय का अनुबंध अत्यंत सामान्य है, अतः समाज के सभी वर्गों के लिए माल विक्रय अनुबंध के प्रमुख सिद्धांतों की जानकारी अति आवश्यक है। वस्तु विक्रय अनुबंध अधिनियम वस्तु के क्रय विक्रय संबंधी ठहरावों पर प्रभावशील होता है। 1930 से पूर्व यह अधिनियम भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 का ही एक भाग था। वाणिज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ती हुई अनेक जटिलताओं के कारण एक पृथक अधिनियम पारित करने की आवश्यकता अनुभव की गई। परिणाम स्वरूप भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 16 से 123 तक की धाराओं को अलग कर उन्हें नए सिरे से व्यवस्थित किया गया और कुछ नए प्रावधानों को जोड़कर वस्तु विक्रय अधिनियम का 15 मार्च 1930 में निर्माण कर दिया गया, जिसे 1 जुलाई 1930 से लागू किया गया। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में 65 धाराएं हैं। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में दी गई कुछ आधारभूत परिभाषाएं हैं। वो परिभाषाएं किसके संबंध में दी गई है, देखिए। फर्स्ट है बायर या क्रेता। क्रेता वह व्यक्ति है जो माल खरीदता है या खरीदने का ठहराव करता है। फिर है सुपुर्दगी। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को स्वेच्छापूर्वक माल का हस्तांतरण करना ही सुपुर्दगी है। उसके बाद में परिभाषा लेते हैं हम सुपुर्दगी योग्य स्थिति। डिलीवरेबल स्टेट, माल जब उस स्थिति में हो जिसमें कि क्रेता अनुबंध के अधीन उसकी सुपुर्दगी लेने हेतु बाध्य हो, तब वह सुपुर्दगी योग्य स्थिति में कहलाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है माल के अधिकार या स्वत्व संबंधी अधिकार के बारे में। डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स, माल के अधिकार या स्वत्व संबंधी प्रपत्रों से आशय ऐसे प्रपत्रों से है जो व्यापार के सामान्य अनुक्रम में वस्तु पर अधिकार अथवा नियंत्रण होने के प्रमाण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं अथवा जिनको रखने वाला व्यक्ति उसमें लिखे हुए माल को हस्तांतरण करने अथवा प्राप्त करने का अधिकार रखता है, जैसे जहाजी बिल्टी, डॉक वारंट, माल गोदाम की रसीद, घाट अधिकारी का प्रमाण पत्र, रेलवे रसीद अथवा माल की सुपुर्दगी का आदेश आदि। अब देखते हैं दोष या फॉल्ट क्या होता है। दोष से आशय गलत काम, व्यक्तिक्रम, चूक अथवा त्रुटि से है। भावी माल या फ्यूचर गुड्स किसे कहते हैं? बिक्री का अनुबंध होने के बाद निर्मित या उत्पादित या प्राप्त किया जाने वाला माल भावी माल कहलाता है। माल या गुड्स किसे कहते हैं? माल अथवा वस्तु में प्रत्येक प्रकार की चल संपत्ति सम्मिलित की जाती है, किंतु वाद योग्य दावे और मुद्रा इसमें सम्मिलित नहीं है, परंतु स्टॉक, शेयर, खड़ी फसलें, घास और अन्य वस्तुएं जो भूमि से जुड़ी हो या जो भूमि के अंग रूप में हो तथा जिन्हें विक्रय के पूर्व से अलग करने का ठहराव कर लिया गया हो, सम्मिलित होती है। दिवालिया, इंसॉल्वेंट किसे कहते हैं? दिवालिया से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसने अपने व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में अपने ऋण चुकाने बंद कर दिए हैं अथवा ऋण चुकाने में असमर्थ हो गया है, चाहे उसने दिवालियापन का कोई कार्य किया हो अथवा नहीं। नेक्स्ट डेफिनेशन है व्यापारिक एजेंट, मर्केंटाइल एजेंट। व्यापारिक एजेंट वह व्यक्ति है जिसे कारोबार की साधारण प्रगति में एजेंट की तरह माल बेचने या विक्रय हेतु माल क्रय करने अथवा माल की प्रत्याभूति पर ऋण लेने का अधिकार होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है मूल्य या प्राइस। मूल्य से आशय माल विक्रय के मौद्रिक प्रतिफल से है।
अब हम लेते हैं संपत्ति या प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। संपत्ति का अभिप्राय माल की सामान्य संपत्ति जनरल प्रॉपर्टी से है, न कि केवल विशेष संपत्ति से। माल की किस्म या क्वालिटी ऑफ गुड्स किसे कहते हैं? माल की किस्म से आशय उसकी दशा अथवा स्थिति से है। विक्रेता या सेलर, विक्रेता से आशय माल बेचने वाले या बेचने का ठहराव करने वाले व्यक्ति से है। नेक्स्ट डेफिनेशन है विशिष्ट माल, स्पेसिफिक गुड्स। विशिष्ट माल अथवा निश्चित माल का आशय उस माल से है जो अनुबंध करते समय पहचान या निश्चित किया जा चुका है व जिस पर समझौता हो चुका है। तो ये थी आधारभूत परिभाषाएं इस अधिनियम में जो दी गई हैं वो। अब हम देखते हैं कि वस्तु विक्रय अनुबंध का निर्माण किस तरह से होता है। फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। हम एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बेंजामिन के अनुसार मुद्रा के रूप में किसी मूल्य के बदले माल का पूर्ण अथवा साधारण स्वामित्व का हस्तांतरण ही विक्रय कहलाता है। परिभाषा से स्पष्ट है कि विक्रय अनुबंध दो प्रकार का हो सकता है। यह इसमें दो शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। फर्स्ट है विक्रय और दूसरा है विक्रय ठहराव। तो विक्रय जो होता है वो किसे कहते हैं? विक्रेता द्वारा मूल्य के बदले माल के स्वामित्व या क्रेता को विक्रय अनुबंध के साथ हस्तांतरित किए जाने को ही विक्रय कहते हैं। और विक्रय ठहराव किसे कहते हैं? एग्रीमेंट टू सेल। यदि विक्रय अनुबंध के अंतर्गत विक्रय हेतु माल के स्वामित्व का भविष्य में अथवा किसी विशिष्ट शर्त के पूरा होने पर हस्तांतरित किया जाना निश्चय किया गया है तो उसे विक्रय ठहराव कहेंगे। अब आता है विक्रय वस्तु विक्रय अनुबंध के जो लक्षण या तत्व होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो महत्वपूर्ण तत्व में पहला है दो पक्षकार, दैट मीन्स टू पार्टीज, क्रेता तथा विक्रेता का होना। विक्रय अनुबंध के लिए दो पक्षकारों का होना अनिवार्य है। इनमें से एक पक्षकार क्रेता होता है तथा दूसरा पक्षकार विक्रेता होता है। नेक्स्ट है अनुबंध करने की क्षमता, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। क्रेता व विक्रेता अनुबंध करने में सक्षम होने चाहिए, अर्थात वे वयस्क व स्वस्थ मस्तिष्क के हों व किसी राजनियम के अधीन अनुबंध करने के अयोग्य न घोषित किए गए हों। नेक्स्ट है विक्रय हेतु माल, गुड्स फॉर सेल। वस्तु विक्रय अनुबंध में विक्रय किसी वस्तु या माल अर्थात चल संपदा का ही होता है, जिसके अभाव में वस्तु विक्रय अनुबंध की कल्पना ही नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है चल माल या संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी। माल विक्रय अनुबंध में सदैव चल संपत्ति का विक्रय ही सम्मिलित होता है। अचल संपत्ति का विक्रय इस अधिनियम के अधीन नहीं होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है मौद्रिक मूल्य, प्राइस इन करेंसी। माल का विक्रय मूल्य के बदले में ही होता है, जो मुद्रा के रूप में होता है। बिना मूल्य के वस्तु का स्वामित्व हस्तांतरण उपहार है और मुद्रा के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु के रूप में प्रतिफल चुका जाए तो इसे विक्रय नहीं वस्तु विनिमय कहेंगे। नेक्स्ट है स्वत्व या स्वामित्व का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। विक्रय अनुबंध के अंतर्गत माल का स्वामित्व क्रेता से क्रेता को हस्तांतरित विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरित होता है जब यह विक्रय कहलाता है। यदि स्वामित्व का हस्तांतरण भविष्य में होना है तो उसे विक्रय का ठहराव ही कहेंगे तथा स्वामित्व हस्तांतरण होने पर ही वह ठहराव विक्रय का रूप लेगा। इसलिए स्वामित्व हस्तांतरण ही विक्रय का आधारभूत लक्षण है। नेक्स्ट है वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षणों का होना, जो हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं अनुबंध वाले चैप्टर में या वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण वाले चैप्टर में या लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर आप इसके लिए देख लीजिएगा।
नेक्स्ट है स्पष्ट अथवा गर्भित अनुबंध। वस्तु विक्रय अनुबंध स्पष्ट या व्यक्त रूप में या फिर गर्भित भी हो सकता है। स्पष्ट अनुबंध मौखिक अथवा लिखित होता है और गर्भित अनुबंध पक्षकारों के आचरण से परिलक्षित होता है। नेक्स्ट है अनुबंध सशर्त अथवा शर्त रहित। वस्तु विक्रय अनुबंध शर्त युक्त अथवा शर्त रहित किसी भी प्रकार का हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है वर्तमान या भावी विक्रय, प्रेजेंट और फ्यूचर सेल। विक्रय अनुबंध में वर्तमान विक्रय तथा भावी विक्रय दोनों ही सम्मिलित किए जाते हैं। और लास्ट जो लक्षण है या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है किश्तों में भुगतान अथवा सुपुर्दगी। पेमेंट और डिलीवरी इन द इंस्टॉलमेंट्स। वस्तु विक्रय अनुबंध में मूल्य का भुगतान अथवा माल की सुपुर्दगी किश्तों में भी की जा सकती है बशर्ते पक्षकार सहमत हों। तो ये थे वस्तु विक्रय अनुबंध के लक्षण और हमने देखा वस्तु विक्रय अनुबंध के निर्माण के बारे में आज अध्ययन किया और वस्तु विक्रय अधिनियम का सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन किया। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।